हेलो एवरीवन। यह वीडियो हमारे संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं और जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश की गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ अमेंडमेंट, पांचवा संशोधन। देखिए, हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल लाया जाता है जिससे किसी स्टेट का एरिया, बाउंड्री या नेम अफेक्ट हो, तो उस स्टेट का व्यू भी मांगा जाता है। और कितने समय में व्यू देंगे यह फिक्स करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और वो किस अमेंडमेंट से हुआ? फिफ्थ अमेंडमेंट से। फिफ्थ अमेंडमेंट से प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है समय सीमा निर्धारित करने के लिए। तो याद रखिएगा, फिफ्थ अमेंडमेंट से। सातवां संशोधन देखिए कि किसी एक पर्सन को, सेम पर्सन को, दो या दो से अधिक स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। यह किस अमेंडमेंट से ऐसा संभव हो सका? सातवें संशोधन से। दसवां संशोधन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दादर नागर हवेली पहले पुर्तगाल के शासन में था, पहले पुर्तगाल के हिस्सा था। और किस अमेंडमेंट से भारत में शामिल हुआ? 10वें संशोधन से। तो याद रखिएगा, 10वें संशोधन से दादर नगर हवेली भारत का हिस्सा बना। और किस ईयर तक के पुर्तगाल के कंट्रोल में था? 1954। ये भी याद रखिएगा। 12वां संशोधन देखिए कि गोवा, दमन एंड दीव पुर्तगाल के कंट्रोल में था और 1961 में पुलिस एक्शन से इंडिया एक्वायर किया। और आप देखिए कि 12वां संशोधन से गोवा, दमन एंड दीव भारत का हिस्सा बन गया। तो याद रखिएगा कि गोवा, दमन एंड दीव एग्जाम में आ सकता है कि किस अमेंडमेंट से भारत का हिस्सा बना, 12वें अमेंडमेंट से। 14वां अमेंडमेंट देखिए कि पुडुचेरी भारत का हिस्सा बना, किस अमेंडमेंट से? 14वां से। फ्रांस का पहले वहां पे शासन था और वो हैंड ओवर कर दिए 1954 में। तो आप याद रखिए। 21वां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI सिंधी जो है 8वीं अनुसूची में 14 लैंग्वेज है, तो 15वां लैंग्वेज कौन सा ऐड हुआ? सिंधी। और किस अमेंडमेंट से? 21वां अमेंडमेंट से। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। 24वां देखिए कि इसके पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं बेसिक, कि जैसे कोई भी बिल पास होता है, एक्ट बनने के पहले प्रेसिडेंट का मंजूरी होना जरूरी है, सहमति। तो बहुत सारे केस में हो सकता है कि प्रेसिडेंट सहमति ना दे। कोई भी बिल पास हुआ पार्लियामेंट से तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट उस पर सहमति ना दे। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जिसपे उनको सहमति देना ही देना है, कंपलसरी बना दिया गया है। और कौन से बिल पे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन विधेयक पे। और किस अमेंडमेंट से हुआ है? 24वें से। तो आप याद रखिएगा कि 24वें संशोधन से यह कंपलसरी कर दिया गया है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रेसिडेंट मंजूरी देंगे ही देंगे। 26वां देखिए इसके पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम नियरली 600 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे, प्रांतीय राज्य। जैसे कि आप ग्वालियर में देख लीजिए, जूनागढ़ में देख लीजिए, हैदराबाद में देख लीजिए, बड़ोदरा में देख लीजिए। तो लोग देश में, इंडिया में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरा कुछ अधिकार, राइट्स, ऑटोनॉमी सब खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, विशेष भत्ता दिया गया, कुछ पावर दिया गया। उसको ख़त्म कर दिया गया किससे? 26th अमेंडमेंट से। याद रखिएगा कि प्रिवी पर्स और प्रिविलेज को 26th अमेंडमेंट से ख़त्म कर दिया गया। 36th आप याद रखिए कि सिक्किम पूर्ण राज्य बनाया गया, सिक्किम को। किससे? 36th अमेंडमेंट से। 42वां अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिए कि 3 नए शब्द सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को प्रियम्बल में ऐड किया गया, प्रस्तावना में। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान का पहले पार्ट नहीं हुआ करता था, उसको भी ऐड किया गया संविधान में, एक नया पार्ट ऐड हुआ, पार्ट 4A। थर्ड पॉइंट देखिए कि जो भी कैबिनेट का एडवाइस है उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य है, प्रेसिडेंट बाउंड है। 21 अमेंडमेंट से ऐसा संभव हुआ। 42वें से ट्राइब्यूनल के लिए प्रोविज़न है, वो कहाँ से आया? 42वें से लाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के लिए।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें है कुछ, आप याद रखिएगा कि इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ऐसे ही आपको दे देगा ऑप्शन में कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल 42 अमेंडमेंट से आया है। यूपीएससी में खास कर आ जाता है कि एज इट इज आपको दे देगा ऑप्शन में, तो आप देख लीजिए, याद रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो गलत हो जाएगा। देखिए फोर्थ आप सेकंड देख लीजिए कि 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट, जो राज्य का एक लिस्ट होता है उस जिस पे राज्य ही कानून बनाता है, उससे हटा के कहाँ पे ला दिया गया, कंकरेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। और कौन कौन सा सब्जेक्ट था, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशन, फॉरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है, याद रखिएगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए प्रोविज़न आया था किससे, 42 अमेंडमेंट से। देखिए 44th अमेंडमेंट जो आया था इमरजेंसी के बाद ये लाया गया। इससे क्या हुआ कि जो कुछ प्रोविज़न का, संविधान के प्रोविज़न का कुछ मिसयूज हुआ गया और उसके थ्रू इमरजेंसी घोषित किया गया था देश में, तो आगे फिर ऐसा मिसयूज ना हो उसके लिए 44th अमेंडमेंट लाया गया है। उससे बहुत सारे सेफ गार्ड लाए गए हैं संविधान में कि बाद में मिसयूज ना हो इस प्रोविज़न का। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका टर्म फिर से 5 साल कर दिया गया, इमरजेंसी के समय बढ़ा दिया गया था। प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि एक बार जो कैबिनेट एडवाइस देगा तो उसको रिटर्न कर सकते हैं एक बार, लेकिन अगर फिर से कोई एडवाइस देगा तो बाइंड होगा, प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य है। किस अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से एक बार रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड था जिसके ग्राउंड पे इमरजेंसी लाया गया था 75 में, वो बहुत ही वेग टर्म था, उसको हटा के आर्म रिविलियन लाया गया। अब इसी ग्राउंड पे जब देश में आर्म रिविलियन और शस्त्र विद्रोह हो तब जाके इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का एक ग्राउंड है, उस पर लागू किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिटन रिकमेंडेशन कैबिनेट का होगा तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं देश में, ऐसे ही नहीं कि मुंह से बोल दिए और प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए। देखिए एक इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया। किस अमेंडमेंट से, 44वें से। और किस आर्टिकल में आया, 300A। तो आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट जो थे, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको लीगल राइट बना दिया गया। या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। तो देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टिकल 20 और 21 में जो राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होगा नेशनल इमरजेंसी। आप आर्टिकल 358 358 जानते हैं कि आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा, उसके लिए कोई लॉ नहीं बनाना है। लेकिन आर्टिकल 20-21 सस्पेंड नहीं होगा। ये किससे आया है, 44th अमेंडमेंट से, याद रखिए। 5वां देखिए कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे भी कोई भी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन एम्प्लॉयड है तो उसके फंडामेंटल राइट को हम रिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। किससे अमेंडमेंट से आया है, 50वां से, याद रखिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, 52वां संशोधन है। इससे क्या, दल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं। एक नया शेड्यूल आया, 10वां शेड्यूल, और इसको याद रखिएगा कब आया, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1985 में, 1985 में आया है। तो और जनरली एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि 10th शेड्यूल क्या है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, तो आप देख लीजिएगा, याद रखना है इसको। 56वां देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि दमन एंड दीव गोवा से किस संशोधन से अलग हुआ, 56वां से, उस याद रखिएगा। और 56वां से एक और चीज़ हुआ कि फिक्स कर दिया गया गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है जो 30, मिनिमम 30 होना होगा, तो इस याद रखिएगा 56वां। 61 आप देखिए VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 21 साल जो वोटिंग एज था उसको 18 साल कर दिया गया। कब हुआ है, 1989 में, ईयर भी याद रखिए। 69 देखिए, इससे क्या हुआ है कि जो केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली,
उसको नेशनल कैपिटल बना दिया गया। वो किस अमेंडमेंट से? 69 से। और वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी क्रिएट किया गया 70 मेंबर का, और 7 मेंबर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो कीवर्ड एलो से है आप याद रखिए, पीला कलर में जो है। 71 देखिए कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। किससे? 21वां से सिंधी ऐड हुआ था, याद है आपको। 71वां से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब कितने हो गए टोटल लैंग्वेज? 18 71 से। 73 देखिए, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन था उसको संवैधानिक संस्था घोषित कर दी गई, और एक नया पार्ट संविधान में आया, पार्ट 9। एक नया शेड्यूल भी आया 11th। तो याद रखिएगा, सब सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। 74 देखिए कि अर्बन लोकल बॉडी था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक संस्था का दर्जा मिल गया। किससे? 74वां से। और एक नया पार्ट भी ऐड हुआ है संविधान में, एक नया भाग 9A सॉरी, और एक 12वां सूची भी ऐड हुआ है। तो याद रखिए सारा जो की वर्ड है एलो से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 77 देखिए कि गवर्नमेंट जॉब में SC ST के लिए रिजर्वेशन। किससे? 77वां अमेंडमेंट से। 80 देखिए कि जो सेंटर एंड स्टेट, राज्य के बीच जो रेवेन्यू शेयरिंग का जो फार्मूला है, अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, वो किससे आया था? 80 से, याद रखिए। 84 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2026 जो कीवर्ड है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट है उसको फिक्स कर दिया गया, बढ़ाया नहीं जा सकता, बैन लग गया। और कब तक है? 25 साल तक। और कब तक? 2026 तक। किस अमेंडमेंट से? 84। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 86 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किस अमेंडमेंट से बनाया गया? 86 अमेंडमेंट से। एक नया आर्टिकल भी ऐड हुआ संविधान में, 21A। और देखिए ये रेंज याद रखिए, 6 से 14 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 8 से 16 दे दे एग्जाम में, लेकिन 6 से 14 साल के बच्चों तक फ्री निःशुल्क शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट्स है। इसमें 2 पॉइंट और है, देखिए इसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कुछ मैटर चेंज हुआ था। उसमें 6 साल जो है वो कीवर्ड है, याद रखिएगा। 6 साल जब हो तो डायरेक्टिव ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगा, स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा कि इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, या फंडामेंटल ड्यूटी में है। तो आप रेंज याद रखिएगा तो याद रहेगा कि 6 साल तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 45 में है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 6 साल तक। एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुआ, और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एवरी सिटीजन का वो एक ड्यूटी है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों तक का। आप देखिए 89 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST दोनों अलग अलग बॉडी है, दोनों संवैधानिक संस्था है। तो पहले संयुक्त संस्था थी, कंबाइन थी। तो किस अमेंडमेंट से दोनों को अलग किया गया? 89 से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 91 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा पार्लियामेंट में, उसका जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स कर दिया गया है। 15% से ज़्यादा नहीं होगा। लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसका 15%, समझ गया? तो याद रखिएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी सेम है कि 15% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 12 जो है वो कीवर्ड है, याद रखिएगा कि 12 से कम नहीं होगा। नंबर ऑफ मिनिस्टर 12 से कम नहीं होगा। एग्जाम में हो सकता है दे देगा कि कितने मिनिमम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो 14 15 ऐसे दे देगा। तो हो सकता आप याद रखिएगा 12। देखिए 21 92 आप देखिए, 92 से आप देखिए बोरो डोंगरी, 21 से सिंधी हुआ था, और 72 से 3 लैंग्वेज ऐड हुए थे, और 92 से फिर 4 लैंग्वेज, बोरो डोंगरी मैथिली एंड संथाली। अब टोटल कितने लैंग्वेज हो गए? 22। 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज है। किससे ऐड हुआ है? बोरो डोंगरी मैथिली संथाली 92 से भी आई है, याद रखिएगा। 94 देखिए कि कोई किसी भी ट्राइबल स्टेट में ना एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको
ऐसा प्रोविज़न है, कंपलसरी प्रोविज़न है कि आपको रखना है वहाँ पे, क्रिएट करना है पोस्ट। तो उसे बिहार को फ्री कर दिया गया इस रिस्ट्रिक्शन से। तो किस अमेंडमेंट से वो ऐसा संभव हो सका है? 94 से, याद रखिएगा। 96 देखिए, ओडिया के बदले ओडिया ला दिया गया है, ये याद रखिएगा। 97 देखिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया है, किस अमेंडमेंट से? 97 से। तो एग्जाम में आ जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक संस्था का दर्जा किस अमेंडमेंट से दिया गया है? 97 से, याद रखिएगा। 101 देखिए, जो देश में जो जीएसटी लाया गया था वो किस अमेंडमेंट से संभव हुआ? 101 से। 102 से क्या हुआ? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, संवैधानिक संस्था है, उसको सॉरी संवैधानिक संस्था नहीं थी, उसको संवैधानिक संस्था बनाया गया किससे? 102 से, आप याद रखिएगा। पूछ देगा एग्जाम में कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक संस्था किस अमेंडमेंट से बनाया गया है? तो 102 से। 103 देखिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो 10% मिला है, 103 अमेंडमेंट से आया है। 104 अमेंडमेंट देखिए कि SC/ST के लिए रिजर्वेशन जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में है 2030 तक बढ़ा दिया गया है, किस अमेंडमेंट से? 104 से। आप याद रखिएगा, 2030 जो कीवर्ड है इसको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में दे देगा कि 2035 तक कब तक बढ़ाया गया है, तो आप याद रखिएगा कि 2030, तो आप गलत नहीं होइएगा। 106 देखिए, अभी रिसेंट है, इसी साल आया है कि 1/3 रिजर्वेशन अब महिलाओं के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। देखिए सारे इम्पॉर्टेंट जो भी है इससे बाहर रेयरली आएगा, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट थे अमेंडमेंट वो कवर कर दिया गया है। इसको 2-4 बार आप रिवाइज करिए और एग्ज़ाम में जाने के पहले एक आध बार आप देख लीजिएगा और कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक यू।